नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हरियाणा में पिछले 5-6 सालों में क्यों बड़े स्तर पर किसानों की तरफ से, स्टूडेंटों की तरफ से, पीजीआई हेल्थ वर्कर्स की तरफ से, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, हर प्रकार से, हर वर्ग के द्वारा, किसानों के द्वारा बड़े स्तर पे आंदोलन किए गए। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भी आज के अखबार में जो मुख्य पृष्ठ के ऊपर जो मुख्य मुख्य जो हेडिंग छपे हुए हैं, वो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है कि भी हरियाणा में पिछले 2 साल में लगभग गरीबी वो 2% के आसपास बढ़ गई है। दो मतलब डबल हो गई है। अगर आप ध्यान दोगे तो पिछले 2022 में हरियाणा में 100 में से टोटल 44 आदमी गरीब थे। मीन्स 44% गरीबी थी। लेकिन पिछले 2 साल में यह गरीबी बढ़ के लगभग 70% हो गई है। आज के दिन 100 में से 70% जो हरियाणवी हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, बिलो पावर्टी लाइन। समझ पा रहे हो? सिर्फ 30% लोग ही आपके एपीएल जो अबो पावर्टी लाइन है उसमें कवर होते हैं। तो एक ये भयंकर डाटा है और आज तक के इतिहास में शायद हरियाणा में ये जो डाटा है ये सबसे उच्च स्तर पे है। इससे पहले किसी भी राज्य में इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लेवल पे गरीबी नहीं हुई है प्रतिशत वाइज की बात की जाए तो। अगर मोटे मोटे मैं डाटा की भी बात करूं तो हरियाणा की टोटल जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3.25 करोड़ है। 3.25 करोड़ में से 2 करोड़ लोग गरीब हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत भयंकर वाला डाटा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई प्राइवेट एजेंसीज नहीं बोल रही है। आज के जितने भी अखबार हैं या विधानसभा में दिया गया डाटा का विवरण है। तो इस बात को आप सोचिएगा कि भी इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है और आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपके लिए ये वीडियो जरूरी है क्योंकि जब तक आपको नतीजों का, भविष्य का नहीं पता होता कि भी क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो आप पहले से ही सचेत हो सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं कारणों की बात करूं ना, तो वैसे तो केंद्र के स्तर पे जो गरीबी होते हैं उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन हरियाणा में सिचुएशन थोड़ा अलग है। वो हरियाणा में अलग कैसे हैं कि भी एक तो हरियाणा नॉर्थ इंडिया में डेवलप कंट्रीज में आता है, डेवलप स्टेट्स में आता है, सॉरी, डेवलप स्टेट में इसलिए आता है क्योंकि प्रति व्यक्ति के मामले में तो हम बहुत ऊपर हैं, गरीबी ज्यादा है। अब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा कैसे है कि भी जो 30% लोग जो कमाते हैं ना वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। और प्रति व्यक्ति हम आय निकालते हैं, टोटल राज्य ने जितना पैसा कमाया है और वो आदमी में बांट दिया जाए तो कितना हिस्सा आएगा। मींस एक आदमी के हिस्से में 3 लाख रुपए आते हैं। तो उस हिसाब से तो अगर हम देखें डाटा के हिसाब से पर कैपिटा इनकम में, तो हरियाणा राज्य एक समृद्ध राज्यों में माना जाता है, लेकिन वो अंदर से खोखला है। कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा है, कुछ ही लोगों के हाथ में बिजनेस है। अब इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्रवासियों की संख्या बढ़ना। अब आप अपने आसपास देख रहे होंगे, चाहे आप घर निर्माण की बात कर लो, गलियों की बात कर लो, या कोई बिल्डिंग की बात कर लो, या फिर खेतों में कोई आप जुताई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो वहां पे जितने भी आपके यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो बाहरी लोग ही काम करते हैं। हरियाणा के बहुत कम लोग वहां पे आपको मजदूरों के रूप में दिखाई देंगे। तो एक तो सबसे बड़ा कारण है, जबकि पहले लगभग हरियाणा के लोग ही ये काम करते थे। दूसरा है टेक्निकल चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो आपका इतना पिछड़ापन भी नहीं है, क्योंकि आपका दिल्ली के नजदीक में लगता है चंडीगढ़, मतलब कि ये जो जो शहर है ये एडवांस टेक्नोलॉजी के शहर है। तो वहां से कुछ लोग ज्यादा टेक्निकल साउंड होने की वजह से, तो जो उनकी अपनी खुद की कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियाज हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी को यूज किया और बहुत सारे लोग वहां से बेरोजगार हो गए। अब वो ना तो मजदूरी कर सकते हैं, ना ही कोई दूसरी नौकरियां ले सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि भाई जो कंपनियों में ना कोरोना के बाद क्या हुआ, पहले तो कंपनियों में जाके काम करते थे, कोरोना टाइम में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो लोगों ने वर्क टू होम कर दिया, घर पे बैठे काम करो। अब उसके कारण हुआ क्या, अगर कोई आपकी एक कंपनी है, मेरी कोई कंपनी है, तो मुझे अगर किसी व्यक्ति को काम देना तो मैं स्किल्ड पर्सन को दूंगा। और जब उसके लिए वो वैकेंसी निकालते हैं तो पिछले 2 साल में ऐसा हुआ कि हरियाणा के युवा
उस वैकेंसियों में सेट नहीं हुए और दिल्ली के गुड़गांव, गुड़गांव तो खैर हरियाणा में आता है, जो बड़े बड़े शहर है, बेंगलोर हो गया आपका, मुंबई होगा, तो वहां के लोगों ने हरियाणा की कंपनियों में भी ज्यादा नौकरियां पाई है। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कोरोना के बाद का। और तीसरा, जो सेंटर लेवल की जो हमारी पॉलिसियां थी, जो स्टेट में भी लागू हुई थी, जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये पॉलिसियां उतना धरातल के लेवल पे कारगर साबित नहीं हुई, उतनी सफल साबित नहीं हो पाई, तो लोगों को स्किल सिखाने में हम पीछे रहे, जिसकी वजह से वो नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण, जो आज की जो युवा जनरेशन है उसमें सबसे बड़ा एक मतलब ये कह लीजिएगा डार्क लेबल के रूप में है, वो है गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरियां लगती हैं उनका पॉलिसी जो है, पैटर्न जो है, वो थोड़ा हा चेंज हो गया। अब पिछले 5 साल का आप डाटा उठाओगे तो मुश्किल से कुछ ही हजार बच्चों को नौकरियां लगी हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में स्किल उनके पास नहीं है, छोटे लेवल पे वो लोग काम नहीं करते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर की सीईटी पॉलिसी की वजह से बहुत कम लोगों को, पूरे 5 साल का अगर हम डाटा देखें तो कम नौकरियां लगे। हालांकि पिछले 4-5 महीने में वो एवरेज एकदम से बढ़ गया है, लेकिन हमारे को यहां ओवरऑल हरियाणा की बात कर रहे हैं। तीसरा, एक माइंड सेट की भी प्रॉब्लम है कि भी जैसे ही हमारा सेक्स रेशो, हमारा लड़कियां कम है लड़के ज्यादा है, तो इस वजह से हरियाणा में ना गांव के लेवल पे आप देखोगे तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, चाहे वो 50,000 कमा रहा है, चाहे वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसकी कमाई को कमाई ही नहीं माना जाता, उसको ये माना जाता वैसे ये काम कर रहा है। लेकिन जो दूसरे जो लोग हैं उनको सिर्फ एक है कि 50,000 रुपए कमाने वाला भी, 1 लाख रुपए कमाने वाला भी क्या चाहता कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, और उसमें इतनी सारी बाधाएं रहती हैं, समय पर पेपर ना होना, या पैटर्न में चेंज होना, या फिर सेंटर लेवल की जो नौकरियां हैं और हरियाणा के जो नौकरियां हैं तो उनमें पैटर्न में भी थोड़ा हा चेंज है, तो उस वजह से बच्चा हरियाणा के एग्जाम्स पर ही फोकस कर पाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि भी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और साथ के साथ में आप हरियाणा की नौकरियों की भी तैयारी टॉप लेवल पे करो, क्योंकि हरियाणा जी के 25 नंबर का आता है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चा सेंटर की नौकरियों की बजाय हरियाणा की नौकरियों के ऊपर ही फोकस करता है। तो उसकी जो यंग एज है, जो आप स्किल सीखने की जो एज है, कोई भी बिजनेस शुरू करने की एज है, तो वो एज आपका गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी में ही लग जाता है। तो ये सबसे बड़े कारण है। अब इसका हमारे प्यारे जो भाई बहन हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? भाई ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर बेरोजगारी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, तो वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहेंगे। मींस आने वाला जो आपका सीईटी है वो आपका दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, जब भी सरकार लेगी, तो उसमें आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो इसलिए दिन रात एक कर दो और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो सब कुछ पढ़ता है उसको कुछ हाथ नहीं लगता। पढ़ना है, वे ऑफ लर्निंग आपको सीखना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, और कैसे कुछ चीजों को व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, समझ पा रहे हो? व्हाट नॉट टू स्टडी इज मोर देन इंपोर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। मींस क्या नहीं पढ़ना है ये हमारे को बहुत जरूरी पता होना चाहिए, तभी आप सही रणनीति के साथ तैयारी कर पाओगे। और आपको हरियाणा के एग्जाम्स के लिए किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, किस एग्जाम्स में किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने जो हरियाणा में नहीं पूछे जाते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज। पॉलिटी में कौन से 5 टॉपिक पढ़े, हिस्ट्री में कौन से 5 से 7 टॉपिक के ऊपर फोकस करें, और बाकायदा उनके हैंड रिटन नोट्स भी तैयार है, जो पिछली बार हमने बनाए थे, तो उसमें कुछ डाटा एड ऑन कर दिया गया है, तो वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको नीचे दिए गया जो लिंक है टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको वहां पे मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हरियाणा के इस दुर्दशा के ऊपर क्या कहना चाहते हो, तो अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।